एक बार सभी लोग क्लियर करेंगे? सभी को साउंड आ रही है? एक बार सभी लोग क्लियर करेंगे, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। स्क्रीन स्क्रीन विजिबल है? यस विजुअल। नहीं सर। यस सर, ऑल क्लियर। ओके, तो शुरू करेंगे। लास्ट टाइम में हम लोगों ने फिलॉसफी से क्वेश्चंस पढ़े थे, ठीक है? ये फिलॉसफी वाले क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है वो होता है डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन वेरियस कंट्रीज। तो कैसे फिजिकल एजुकेशन का विकास, शारीरिक शिक्षा का विकास हुआ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, उसके बारे में बात करेंगे। तो जब भी हम शारीरिक शिक्षा का विकास करते हैं उसमें सबसे पहला नाम कौन सा आता है? तो यूनान देश का, जिसको हम इंग्लिश में ग्रीक कहते हैं। कहीं कहीं ग्रीस भी होता है और कहीं कहीं ग्रीक भी होता है, तो बात एक ही है, उसमें अलग नहीं है। कभी ऐसा मत सोचिएगा कि दोनों अलग है ना? अगर हम शारीरिक शिक्षा के इतिहास का जो जन्म है उसकी बात करेंगे तो वो कहाँ से मानी जाती है? यूनान से मानी जाती है, ठीक है? यूनान वासियों ने ही सबसे पहले फिजिकल, इन्होंने सबसे पहले, ठीक है, फिजिकली तौर पर अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए फिजिकल एक्टिविटी करवाते थे, ठीक है? तो ये हमारा क्या है? यूनान देश में शारीरिक शिक्षा का विकास। चलिए, तो इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, आजकल मैं जो पैटर्न देख रहा हूं ना, उस पैटर्न में मैंने ये देखा है कि बहुत ज्यादा हिस्ट्री से क्वेश्चंस आने बंद हो गए हैं। मतलब पूरे पेपर में, स्टेट लेवल अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो पूरे पेपर में एक क्वेश्चन आपको हो सकता है कि या दो क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से मिले। लेकिन पुराने पेपर्स के पैटर्न में मैंने ये देखा था कि वहां पर हिस्ट्री से तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अभी का जो पैटर्न चल रहा है करंट एरा में, एक क्वेश्चन हो रहा है। मतलब आप यूनान का, ग्रीक, रोम का, स्वीडन का, डेनमार्क का इतना हिस्ट्री याद रखने के बाद सिर्फ आपके एक क्वेश्चन मिलेंगे वहां से, और वो भी ज्यादातर पूछता है ग्रीक का या रोम का। तो चलिए शुरू करेंगे। तो जो ग्रीक का शारीरिक शिक्षा का इतिहास है वो माना जाता है 776 ईसा पूर्व से, जब ओलंपिक के बारे में पता चला था, ठीक है? अब जब हम इसकी बात करते हैं ग्रीक की, तो ग्रीक का जो इतिहास है उस इतिहास को 4 भागों में बांटा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का इतिहास कितने भागों में बांटा जाएगा? भारत का जो इतिहास होता है सबसे पहला कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो जो सभ्यता है, तो वैसे ही अलग अलग सभ्यता ग्रीक में भी आई थी। इसके बाद वैदिक सभ्यता आया था, है ना? ये हमारा है। लेकिन अगर हम यूनान की बात करेंगे तो वहां पे मेन 4 सभ्यता आई थी। पहली सभ्यता थी होमरिक पीरियड, ठीक है? होमरिक में देखिए एक अंधा कवि था, ये सबसे महान, मतलब इसको माना जाता था होमरिक पीरियड में। इसने उस समय कुछ गीतों और कुछ कविताओं की रचना की थी, ठीक है? तो इसीलिए उस समय लोग गीत और इनके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन उस समय ये इसको महान माना गया था, ठीक है? इसी का नाम होमर है, ठीक है? तो होमर के द्वारा 2 रचनाएं थी, कौन सी? इलियड और ओडिसी। बस आपको ये याद रखना है इसमें, ठीक है? इसके बाद आपका क्या है? इस काल में लोगों का जो लक्ष्य था वो मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम। विजडम का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है? ज्ञान के प्रति। तो दोनों था, मतलब लोग, लक्ष्य मतलब क्या होता है कि लोग जो रहते थे वो चाहते थे मतलब कि हमारी सेना मजबूत भी हो, तो एक्शन भी अपना अच्छा करते थे, और जानकार भी थे, ज्ञान के प्रति भी उतनी रुचि रखते थे, ठीक है?
तो पहले वाले पीरियड में बहुत ज्यादा आपको नहीं समझना है, बस यही जानना है कि होमर पीरियड में एक होमर नाम का अंधा कवि था जिसने 2 कविताएं लिखी थी, 2 रचनाएं की थी, इलियड और ओडेसी। इसके बाद आपका जो दूसरा पीरियड स्टार्ट होता है उसे हम कहते सर हैं, क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना? हाँ हाँ, दूसरा हम कहते हैं स्पार्टा पीरियड। ठीक है, अब स्पार्टा पीरियड क्या था? इसके बाद का युग आया। जब आपका होमर पीरियड का युग खत्म हो गया तो दूसरा जो यूनान में आया था युग, वो हमारा स्पार्टा पीरियड था। और एग्जाम में यही स्पार्टा से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि स्पार्टा की जो सैनिक प्रणाली थी और जो सैनिक लोग थे, क्योंकि नगर का हर एक आदमी सैनिक होता था। कैसे? क्योंकि इनके जो नगर में चीजें होती थी ना, क्या करते, इनका बड़ा सिस्टम था कि बच्चा, अगर नगर का कोई बच्चा पैदा होगा तो उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो बड़ा सिस्टमेटिकली चीजें थी। इसीलिए स्पार्टा को फिजिकल एजुकेशन के नाम पे जब भी हिस्ट्री आएगी तो हमेशा यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, इसमें सैनिक की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर किसी को इसकी अच्छी हिस्ट्री के बारे में जानना है तो एक हॉलीवुड की मूवी है, ठीक है, हॉलीवुड की मूवी है 300 BC। किसी ने देखा उसको? यस 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 यस। हाँ, उसको देखिए, आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में पता चल जाएगा। मतलब कि यहाँ के सैनिक इतने बलवान होते थे कि 3 लाख सैनिकों से भी लड़ने की हिम्मत रखते। 300 सैनिक 3 लाख सैनिकों के बराबर होते थे। तो इस समय यहाँ की ट्रेनिंग इतनी अच्छी होती थी। ठीक है, अब चलिए आपको कुछ बातें बता देता हूं जो आपको स्पार्टा वाले में याद रखना है। सबसे पहले कि जब बच्चा पैदा होता था तो उसका पूरा सिस्टम बना होता था कि बच्चा कितने से कितने साल में क्या करेगा, कब कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, है ना, सब एक सिस्टम बना होता था। तो इसी सिस्टमैटिक एजुकेशन को क्या कहते थे? एगोग कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है तो इसको आप याद रख लीजिएगा। यह पूछा जाता है कि स्पार्टा काल में किस प्रकार का प्रचलन था, मतलब जो लीडरशिप का स्टाइल था वो किस प्रकार का था? तो तानाशाह शासन था। क्यों तानाशाह था? क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे जन्म लेते थे, अगर वो बच्चे कमजोर पाए जाते थे तो उन्हें टाइगेट्स नामक पहाड़ी से फेंक दिया। मतलब कि कमजोर बच्चों को राज्य में जीने का भी अधिकार नहीं था। समझे? इसीलिए तानाशाह शासन था। लोग अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते थे, वो पूरे नागरिकों के लिए एक नियम बनाया गया था। ठीक, दूसरा जो सबसे ज्यादा आपको याद रखना है, इस काल में लोगों का शिक्षा का जो उद्देश्य था, मैन ऑफ एक्शन। लोग वहां पर एजुकेशन के प्रति कम ध्यान देते थे और अपनी सैनिक अपनी बल पर, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम बलशाली नहीं होंगे तो जो हमारे दूसरे राज्य है या दूसरे हमारे जो कंट्री है, देश है, वो हम पर हमला करके हमारे राज्य को हथिया लेंगे। क्योंकि उस समय कोई नियम कानून तो था नहीं, कोई रूल रेगुलेशन था नहीं। राजा महाराजा होते थे और यही लोग क्या करते थे? पूरी सत्ता को चलाते थे, है ना। तो ये चीजें थी। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ के लोग शिक्षा से ज्यादा मैन ऑफ एक्शन पे विश्वास करते थे। नेक्स्ट है, ये वाला पूछा गया है, एगोग। एगोग में क्या होता था कि जो लोग एगोग का पर्यवेक्षण करते थे या वहां के जो टीचर होते, सुपरवाइजर होते थे, उन्हें पेडोनोमस कहा जाता था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पेडोनोमस और एगोग दोनों को ये पूछा गया है। ठीक है, अब ये मैं आपको बता दूं, जो एगोग सिस्टम होता था ना, उसमें इस तरह से एज वाइज, एज के अनुसार अलग अलग क्रियाएं होती थी। ठीक है, देखिए 0 से 7 साल तक माँ की जिम्मेदारी होता था बच्चा। उसके बाद 7 से 12 साल तक उसको एक बैरक में रहना पड़ता था। 12 से 20 वर्ष तक आर्मी के लिए कठिन परिश्रम कराया जाता था। 20 से 30 वर्ष में तीरंदाजी और भाला का बहुत अच्छा उसको सैनिक दी जाती थी। और 30 से 60 वर्ष में वो शहर का नागरिक बनकर और सैनिक बनकर शहर की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी जाती थी। ठीक है, तो ये सिस्टम था उस समय। ये सब और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक चीज और है यहाँ पर, उस समय के लोगों का जो नृत्य होता था तो वो नृत्य कई प्रकार से होता था।
तो 3 प्रकार के नृत्य होती थी। जो स्पार्टा के लोग होते थे, मतलब वो कल्चर के लोग, वहां का एक लोकल फोक डांस करते थे जिसको बिप्सिस कहा जाता था। और वहां के जो अलग अलग धर्म के जो लोग थे, वहां के धर्म के लोग जो डांस करते थे उन्हें हार्मेस कहा जाता था। ये आपका जब फेस्टिवल वगैरह पड़ता था, जब कोई फेस्टिवल होता था वहां पर, तो उस फेस्टिवल में देखे होंगे आप लोग, अपने भी फेस्टिवल में, हम लोग भी, ठीक है, कुछ फेस्टिवल में डांस वगैरह भी प्रचलन होता है। नेक्स्ट हमारा है सोल्जर डांस। वहां के जो सैनिक आपस में मिलते थे और वो जब अपने आप को सेलिब्रेट करते थे, चीजों को सेलिब्रेट करते थे, तो वहां के डांस को पिपीहिट डांस का। 3 बस ये आपको जानना है, इसके बारे में बहुत ज्यादा आपको नहीं जानना। बस यही आपको जो 3-4 बातें बताई ना, इन्हें ज्यादातर पॉइंट में दिमाग में रखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अर्ली एथेंस पीरियड। अर्ली एथेंस पीरियड में क्या था आप समझिएगा ध्यान से। इसके बाद वो युग समाप्त हुआ, थोड़ा सा तानाशाह शासन की समाप्ति हुई, लोग थोड़े से समझदार होने लगे, तो अलग युग आया। और इस युग में लोग एक्शन और विजडम दोनों पर विश्वास करते थे, मतलब दोनों को मानते थे, ठीक है। इस काल में जो तानाशाह शासन होता था, थोड़ा सा नागरिकों को भी अधिकार दिया गया था, इसीलिए ये जो शासन होता था डेमोक्रेटिक बोला गया, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें खेल कूद और कुश्ती के जो विद्यालय होते थे उनको पैलेस्ट्रा कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। अच्छा, शारीरिक शिक्षक जो होते थे, जो बच्चों को खेल खिलाते थे, उनको हम पेडोट्राइब कहते थे। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आप इनको भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा है, आपको पूछा जाता है। तीरंदाजी जो सिखाते थे उस टीचर को टोक्सोटस कहा जाता था, टोक्सोटस। अब देखिए, यहाँ पर जो अर्ली एथेंस के लोग होते थे, ये अपना फेस्टिवल मनाते थे, त्योहार मनाते थे, भगवान को खुश करने के लिए अलग अलग देवताओं की पूजा करते थे। अब अलग अलग देवताओं की जब पूजा करते थे तो इसे कहा जाता था पान हेलेनिक फेस्टिवल। क्या कहा जाता था? पान हेलेनिक फेस्टिवल। अब इस फेस्टिवल को मनाने के लिए, जैसे हम लोग मेला लगाते थे, मेले में उपस्थित होते थे ना, तो वैसे ही ये लोग भी मेले वगैरह में भगवान के सामने, मंदिर के सामने उपस्थित होते थे, ठीक है। बट तो इनका जो त्योहार होता था वो लगभग 4, एक तरह से मानते हैं कि इन्होंने 4 त्योहारों को सबसे ज्यादा अहमियत दिया हुआ था। सबसे पहला है ओलंपिक, दूसरा है पाइथियन, तीसरा है स्टीमियन और चौथा है नीमियन। तो उसी फेस्टिवल को मनाने के लिए इन्होंने धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट लाने के लिए, जब वहां पे लोग इकट्ठे होते थे, तो इसी प्रकार से उन्होंने खेल का आयोजन करना प्रारंभ किया और वहीं से उत्पत्ति हुई खेल के आयोजन की और ओलंपिक की, ठीक है, ओलंपिक गेम्स की। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कुश्ती और मुक्केबाजी के मिश्रित खेल। अभी आपने दिया होगा, स्टेट का एग्जाम दिया था बिहार में, तो वहां पे पूछा था कि कुश्ती और मुक्केबाजी के खेल को क्या कहते हैं, पेनक्रेशन। पूछा था, नहीं पूछा था? कोई बता नहीं रहा है, नहीं पूछा था क्या? नहीं पूछा था Yes, सर। sir. नो सर। No, sir. हो सकता है मुझे सुनने में लगा हो, कोई बात नहीं, आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए, जो पान हेलेनिक फेस्टिवल होता था, वहां से एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है आपका। अब इस पान हेलेनिक फेस्टिवल के अंतर्गत 4 मुख्य प्रतियोगिताएं होती थी। अब इन प्रतियोगिताओं में आपसे पूछा क्या जाता था, आप ध्यान दीजिएगा। इन प्रतियोगिताओं में आपसे मैं भी ट्रिक भी बताऊंगा इसका। मेरी क्लास में सबसे अच्छी चीज क्या है, अगर आपने देखा हो गया, आपने देखा होगा मेरी क्लास में सबसे अच्छी चीज है कि मैं आपको साथ ही साथ ट्रिक्स भी बताता हूं और साथ ही साथ आपको ये भी बताता हूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टॉपिक पे कौन सा क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए या किस टॉपिक पर ज्यादा जोर देकर याद रखना चाहिए। ऐसा कुछ बताते कि नहीं बताते हम? यस सर। यस सर। जी सर। यस सर। चलिए, तो ठीक है, अब इसमें भी हम लोग सीखेंगे कि कैसे इनको याद करना है ना, कैसे यहां से क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो ट्रिक्स बताऊंगा मैं। पहले हम समझते हैं क्या, देखिए हमें इस कॉलम को समझना है। ये आपका ओलंपिक खेल है,
जो भी बातें हैं आपको 2 मिनट बाद आप करिएगा, पहले मैं समझा लूं, मैं आपको समय दूंगा, आप पूछिएगा। तो ओलंपिक खेल सबको पता है पहली बार कब हुआ था, 776 बीसी में। सभी लोग फिजिकल वाले तो लगभग सभी जानते होंगे, सबसे हमारा, क्योंकि हमारा प्राइमरी है ये, बेसिक्स है ये। और किसके सम्मान में होता था, यहाँ पे गॉड का नाम दिया है तो गॉड ज्यूस के सम्मान में होता था। अब देखिए गॉड ज्यूस कौन से देवता होते थे, क्योंकि ये लोग धरती देवता अलग होते थे, इनके आकाश देवता अलग होते थे, समुद्र देवता अलग होते थे, है ना, इनके अलग अलग देवता होते थे, सूर्य देवता अलग होते थे। तो जो ज्यूस भगवान थे ये कौन से देवता होते थे, तो आकाश देवता थे। किस जगह पे होता था, तो ओलंपस माउंटेन, एक पर्वत की पहाड़ी या घाटी थी, वहां पर होता था ओलंपिया शहर में, ठीक है। और जीतने वाले को क्या मिलता था, तो जैतून के पत्ते का बना मुकुट। इसमें मेन इवेंट क्या था, तो पैदल दौड़। सबसे पहले बता दूं कि 14 ओलंपिक जो पहले हुए थे, सॉरी 14 की 12 ओलंपिक जो पहले हुए थे, उसमें मुख्य इनका जो इवेंट था वो आपका कौन सा था, पैदल दौड़ ही था, ठीक है, पैदल दौड़ था। अब आपको मैं बता दूं, पहला वाला तो आप लोगों को पता ही होता है कि क्या है, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, क्या मिलता था। लेकिन इसके बाद जो पाइथियन खेल है, स्टीमियन खेल है, और ये सब चीजें हैं, इनमें आपको दिक्कत हो सकती हैं। इनमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो देखिए हमें कैसे याद रखना है, पाइथियन खेल जो होता था वो 582 ईस्वी पूर्व में शुरू हुआ था। अपोलो गॉड के सम्मान में होता था। अपोलो गॉड सूर्य देवता भी होते थे, संगीत के देवता भी इनको कहा जाता था, और गॉड ऑफ हीलिंग। हीलिंग मतलब कि घाव भरने वाले, पेन को, दर्द को हरने वाले, है ना, या हमें ठीक करने वाले। और जो पाइथियन खेल होता था उसका जगह अलग था, वो डेल्फी के माउंटेन पे होता था। जीतने वाले को आंवले की पत्ती का मुकुट बना के मिलता था। इसमें जो फेमस आपका प्रतियोगिता होता था वो रथ दौड़ होता था। कौन सा होता था, रथ दौड़ होता था। कौन सा, रथ दौड़, ठीक है। अभी आपको याद होगा, अगर आपने राजस्थान का एक पेपर दिया था, शायद सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड में, एक क्वेश्चन था कि पाइथियन गेम्स में कौन सा इवेंट होता था। ये आपको किसी बुक में नहीं मिला होगा, लेकिन देखिए मैंने इवेंट भी बताया है। ये टेबल बनाने से आपका जितने भी टॉपिक्स होते हैं फिजिकल एजुकेशन में, उन सबका अभी तक शुरू से लेकर अभी तक आपने टेबल जरूर देखा होगा। इस टेबल का फायदा क्या है पता है, कि उतनी बड़ी बातों को, थ्योरी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। उतने बड़ी चीजों को हम इस टेबल के माध्यम से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको एक बार में रिवीजन कर सकते हैं। ये हमारे एग्जाम के समय टाइम को किल होने से बचाता है, जस्ट फॉर रिवीजन, है ना। तो ये चीज आप समझ लीजिए। इसी तरीके से एक होता है स्टीमियन खेल, ठीक है। इसको आपका कौन है, ये पोस्डियन गॉड के समान में होता है। पोस्डियन गॉड को हम लोग समुद्र देवता कहते थे, और ये कोरिंथ के मैदान में होता था। 100 ड्रेकम, जीतने वाले को वहां की मुद्रा होती थी, 100 ड्रेकम मिलता था। इसमें जो मुख्य प्रतियोगिताएं थी, नौकायान, सैन्य अभ्यास, संगीत, और ये सब मिलता होता था, ठीक है। माइक बंद कर लीजिए जिसका भी माइक ऑन है। आइए नेक्स्ट हम बात करेंगे नीमियन खेल की। नीमियन खेल भी गॉड ज्यूस के समान में होता था, और ये ज्यूस पता है आपको आकाश देवता होते थे। लेकिन ये वाला जगह चेंज हो जाता था, अर्गुलिस के मैदान में होता है। इसमें घास का गुलदस्ता दिया जाता था और एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं कराई जाती थी। अब इनको याद करने का आइए ट्रिक समझते हैं। सबसे पहले ओलंपिक का देखिए 3 चीजें पूछा जाता है। सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन जो पूछता है वो ये पूछता है कि यह खेल किसके सम्मान में होता है, ऑनर किसके सम्मान में, और किस जगह पे होता है ना, ये पूछा जाता है। और यहाँ पे खेल का नाम, तो आपको क्या करना है याद रखिएगा,
आपने याद करना है सबसे पहले ओलंपिक का आपको पता होगा, दूसरा है पाइथियन खेल। तो पाइथियन के लिए आपको याद रखना है एक वर्ड जिसको हम कहते हैं पैड, ठीक है, ग्लव्स और पैड जो होता है। तो अब हम कैसे याद करेंगे, पाइथियन खेल, पी से पाइथियन हो गया, ए से हो गया किसके सम्मान में होता है, ए से कौन सा गॉड आएंगे, अपोलो गॉड आएंगे, अपोलो। और डी का मतलब क्या है, डेल्फी के ग्राउंड पे होता है, ठीक है। तो पैड वर्ड याद करने से पान हेनलिक फेस्टिवल में पैड वर्ड याद अगर आपको रहेगा, 2-4 बार याद मतलब रिवीजन कर लीजिएगा, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि मान लीजिए आपसे पूछा गया कि अपोलो गॉड या कि पाइथियन खेल किसके सम्मान में होता था, तो अपोलो गॉड के सम्मान में। कहाँ पर होता था, तो डेल्फी के मैदान में। ये आपको आसानी से आप बता पाएंगे, ठीक है। मेनली देखिए यही पूछा ही जाता है, अभी तक जो पूछा गया है यही पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसको ट्रिक के माध्यम से आपको बताया, ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे, अगला हमारा आएगा नेक्स्ट, जो पानहेनलिक फेस्टिवल का अगला पॉइंट है वो हमारा होता है इस्थीमियन खेल, ठीक है। ये होता है आपका इश्क। अगर हम इसको एक वर्ड बना के ऐसे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये क्या पढ़ेंगे, इश्क, यही तो पढ़ा जाएगा। तो देखिए आई से हो गया आपका स्टीमियन खेल, एस से हो गया आपका सी गॉड, समुद्र देवता के सम्मान में, ठीक है। सी गॉड कौन थे, पोसेडियन होते हैं, याद रखिएगा पोसेडियन को हम सी गॉड कहते हैं। के फॉर कोरिंथ के मैदान में होता है, तो इश्क करके इसको आप याद कर लीजिएगा। सर इसको आईपीसी भी कह सकते हैं क्या? हाँ, आईपीसी आप अपने हिसाब से जैसे चाहे वैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, मैंने अपना तरीका बता दिया कि मैं इस तरीके से याद रखता हूं, और एग्जाम में दिक्कत जब भी कंफ्यूजन होता है तो आसानी से वर्ड का ऊपर वाले अक्षर से मैं इस चीज को निकाल लेता हूं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अगला हमारा नीमियन खेल है। नीमियन खेल में हम लोग वर्ड याद रखेंगे नाज। नाज कैसे, इसमें आपका ये हो जाएगा NAZ। क्यों नाज, नाज का मतलब होता है नीमियन खेल, और ए यहाँ पर जो बीच में आएगा ये अर्गोलिस का मैदान है, और जेड फॉर होता है गॉड ज्यूस के सम्मान में। तो नाज इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। इनको याद करने का मैंने आपको ट्रिक बता दिया है, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में, अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा तो ये जरूर पूछा जाता है, एक क्वेश्चन यहाँ से। अब जो हमारा अर्ली एथेंस पीरियड था, यानी पूर्व एथेंस काल, वो खत्म होता है, और इसके बाद आता है लेटर एथेंस पीरियड। लेटर एथेंस पीरियड जो आया मतलब बाद का एथेंस काल आया, इसको हम गोल्डन एज भी कहते हैं, या इंटेलेक्चुअल एज या पीरियड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, कोई बताएगा? ये सामने सर इसमें बहुत सारे सर दर्शन शास्त्री हुए थे इसलिए। जी जी हाँ सही बोला आपने। अब देखिए ये सामने जो दिख रहा है कौन है, पता है आपको? सर सुकरात है, सुकरात है, ठीक है। तो देखिए इस समय दर्शन शास्त्री आए थे। दर्शन शास्त्रियों ने किया क्या, अब दर्शन शास्त्री, कल हम लोग दर्शन शास्त्र पढ़ रहे थे ना, तो मैंने क्या बताया था कि ज्ञान की प्राप्ति ही दर्शन है, मतलब किसी बारे में हमने किसी चीज को देखा। अब उसके जैसे देखिए अरस्तु ने, हम क्या कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु है, कहते कि नहीं कहते हैं? तो अरस्तु ने क्या देखा, अरस्तु ने प्रकृति को देखा। अब प्रकृति में पेड़ को देखा, अब पेड़ को जब देखा तो उन्होंने देखा कि यार पत्तियां बढ़ रही हैं, पेड़ बढ़ रहे हैं, रोज नए पत्ते निकल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसका अध्ययन करना शुरू कर दिया, और अध्ययन करके चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त की, जानकारी प्राप्त करके नॉलेज गेन किया। तो यही तो दर्शन हुआ, क्या हुआ यही। तो ऐसे हम भी किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे
और नॉलेज गेन करेंगे, उसके बारे में समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और अगर हमने कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर ली तो उस सब्जेक्ट के हम जनक भी हो सकते हैं। यही तो है दर्शन शास्त्र। और क्या है दर्शन शास्त्र? इसी को दर्शन शास्त्र कहा जाता है। किसी के बारे में हम जान गए, कोई ऐसी चीज है जिसको हम नॉलेज जिसके बारे में ले लिए, है ना, वही हमारा दर्शन शास्त्र है। तो देखिए यहाँ पर आए आपके सुकरात। सुकरात सबसे पहले महान दर्शन शास्त्री बने, जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की चीजों से, है ना। आइए अब हम पढ़ते हैं कि इसमें एक और जितने भी महान महान पहले के लोग हैं उनका जन्म यहाँ हुआ था, इस काल में हुआ था, इसीलिए इसको हम गोल्डन पीरियड कहते हैं। हिप्पोक्रेट्स का जन्म हुआ था, औषधि विज्ञान के जनक माने जाते हैं। ठीक है, जो आपका औषधि विज्ञान होता है उसके जनक कौन है? हिप्पोक्रेट्स। तो ये इनका भी जन्म इसी काल में हुआ था। इस काल में महान दर्शन शास्त्री सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, तीनों जो महान दर्शन शास्त्री हैं, इन तीनों का जन्म हुआ था। सुकरात सबसे पहले आए, उसके बाद प्लेटो आए और फिर अरस्तु, और तीनों एक दूसरे के क्या थे? ये इनके गुरु थे प्लेटो के, और अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो थे। तो ये क्रम भी याद रखिएगा। इसपा हो सकता है कभी एग्जाम में आपसे क्रम पूछ ले। नेक्स्ट है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लेटो को किस खेल में दक्षता हासिल थी? कभी देखा ये क्वेश्चन? कुश्ती में सर। हाँ, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यही पॉइंट वन लाइनर बना दिया है। ये आपका एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अच्छा है। प्लेटो को कुश्ती में दक्षता हासिल थी। किसमें? अरस्तु ने पहली बार व्यायाम का वर्गीकरण किया था। सबसे पहले व्यायाम का वर्गीकरण किसने किया था? अरस्तु ने किया था, और उसका ही नाम दिया हुआ था लेसियम। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम स्वर्णयुग, स्वर्ण युग, परिवर्तन का काल और बौद्धिकता का काल भी कहते हैं। ठीक है, तो बस इन्हीं 4-5 पॉइंट्स को इसमें याद रखना है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन रोम। जैसे ही क्या हुआ, यूनान पर रोम वासियों ने कब्जा कर लिया था और उनकी सभ्यता को समाप्त करके अपनी सभ्यता शुरू कर दी थी। ठीक है, पतन कर दिया था एक तरीके से। यूनान पर कब्जा करने के बाद रोम वासियों ने उनकी सभ्यता का पतन कर दिया और फिर रोम का सभ्यता शुरू हो गया था यूनान पे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके बाद हमारा यूनान से संबंधित जो भी वहां पे क्रियाएं होती थी। यूनान के अगर हमको युग को पढ़ना है तो अर्ली रोमन्स और लेटर रोमन्स के नाम से जानेंगे। पूर्व में रोम काल और बाद का रोम काल, दो काल में विभाजित है। सबसे पहले आपको बात करेंगे कि वहां पे क्या होता था रोम काल में। वहां बच्चों को शारीरिक शिक्षा मतलब स्वस्थ रहने के लिए उनको एक्टिविटी कराई जाती थी, और जहां पर एक्टिविटी कराई जाती थी उस स्थान को हम कैंपस मार्टियस कहते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कैंपस मार्टियस किस काल में था? तो रोम काल में था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, रोम में बहुत ज्यादा इसमें और भी ध्यान देना है, एक कैंपस मार्टियस वाला था। नेक्स्ट, लेटर रोमेंस जो आए थे, लेटर रोमेंस में जैसे आपने देखा वहां पर क्या था, लेटर रोमेंस में हमने क्या देखा, लेटर रोमेंस जैसे आपके एथेंस काल में क्या हुआ? एथेंस काल में लोग अपना मनोरंजन करने के लिए ओलंपिक मतलब जैसे खेलों का निर्माण किया उन्होंने, मतलब एक खेल ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया, और पैदल दौड़, सबसे पहले तो पैदल दौड़ खेल आरंभ कर दिया। ठीक है, तो उसी तरीके से रोमन ने भी लोगों के बीच थोड़ा सा मनोरंजन कराने के लिए पर्पज से, मनोरंजन के उद्देश्य से एक खूनी खेल का आरंभ किया जिसका नाम था ग्लेडिएटोरियल कॉन्टेस्ट या ग्लेडिएटोरियल कॉम्बैट्स, दोनों ही सही है नाम। अब ग्लेडिएटोरियल कॉन्टेस्ट का मतलब क्या होता था? एक जानवर और इंसानों के बीच में लड़ाई। तो देखिए, जानवर
और इंसान, इन दोनों के बीच में लड़ाई को हम क्या कहते थे? ग्लेडिटोरियल कॉम्बैट्स या कॉन्टेस्ट, दोनों ही सही है। ठीक है, तो ये देखिए, ये इस तरह का सीन होता था, इस तरह से शेर से लड़ाते थे इंसानों को पहले के लोग, मतलब मनोरंजन करने के लिए। और मनोरंजन का सबसे ज्यादा मानते थे पता है क्या? कि जब तक ब्लड नहीं निकले मजा नहीं आएगा। इस तरीके से तो सबसे बड़ा खूनी खेल यही होता था उस समय। रोम वालों ने अपना मनोरंजन करने के लिए इस खेल की उत्पत्ति की थी। ठीक है, अब लेटर रोमेंस में आपको दो चीजें याद रखनी है कि इस काल में तलवार युद्ध जो होता था वो एम्पी थिएटर, ये पूछा गया है कि एम्पी थिएटर का मतलब क्या होता है? एम्पी थिएटर का मतलब होता है खुले मंच पर प्रतियोगिता। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि तेल मालिश और धूप स्नान और भाप स्नान का जो प्रचलन था वो सबसे पहले रोम काल से शुरू हुआ था। ठीक है, बस आपको यही चीजें याद रखनी है। अच्छा, रोम काल के लोग मार्स नामक युद्ध की देवता की पूजा करते थे। जैसे वहां पर क्या था? ज्यूस गॉड होते थे, यहां पर मार्स होते थे। ठीक है, अब आगे आपको जो याद रखना है, ये हमारा लगभग रोम खत्म हो गया। रोम में यही जो मैं बता रहा हूं बस उन्हीं पॉइंट पर ज्यादा फोकस करिएगा, बाकी पढ़ना तो सभी है, आपको फोकस वहां करने लायक है। नेक्स्ट हमारा था डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन जर्मनी। जर्मनी में सबसे ज्यादा फेमस होने का कारण क्यों है कि जर्मनी से जिम्नास्टिक का उद्भव हुआ। जिम्नास्टिक के जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह आप देखते हैं ये बनाए गए थे सबसे पहले जर्मनी के लोगों के द्वारा, है ना। जर्मन जिम्नास्ट आपने नाम सुना होगा। इसमें बहुत सारे महान व्यक्तित्व सामने आए थे जिन्होंने जिम्नास्टिक और खेल को प्रमोट किया था। ठीक है, सबसे पहला नाम है जॉन बर्नार्ड बेस्डो। आपने सुना होगा जॉन बर्नार्ड बेस्डो। इनको जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पिता कहा जाता था, तो नोन द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन, बस ऐसे ही पूछ दिया गया था, वहां पे जर्मनी वर्ड का यूज नहीं था और ऑप्शन में जॉन बर्नार्ड बेस्डो को आंसर की में सही माना था। देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आपको ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा चीजों को ध्यान रखना है। अच्छा, बेस्डो का सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्क है मैं बता दूं, वैसे तो देखिए आप हिस्ट्री पढ़ते रह जाएंगे और हिस्ट्री खत्म वाली चीज नहीं है, हिस्ट्री खत्म होने वाली चीज नहीं है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट। ओके, तो जॉन बर्नार्ड बेस्डो के द्वारा फिलेंथ्रोपिनम की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? फिलेंथ्रोपिनम की स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा फिलेंथ्रोपिनम की स्थापना किसने की थी? जॉन बर्नार्ड बेस्डो। ये पूछा जाता है, पॉपुलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है फ्रेडरिक लुडविग जॉन। इनको जर्मन जिम्नास्ट का पिता कहा जाता है, जर्मन जिम्नास्ट की इनको पिता कहा जाता है और इन्होंने ही टर्वेरियन आंदोलन की स्थापना की थी। टर्वेरियन मूवमेंट का मतलब क्या है आप समझ लीजिए कि फिजिकल एजुकेशन और एक्टिविटी सभी के लिए कंपलसरी किया जाए, इस तरह का आंदोलन इन्होंने शुरुआत किया था। ठीक है, जिसके कारण इनको जेल भी जाना पड़ा था, तो टर्वेरियन आंदोलन की स्थापना इन्होंने की थी। इनके द्वारा ही खेल के जो आज आप मैदान देखते हैं, जो स्क्वायर मैदान होते हैं, या जिम्नास्टिक में भी जो मतलब फ्लोर यूज होता है वो आपका रेक्टेंगल है, समानांतर है, तो वो जो रेक्टेंगल आप देखते हैं वो सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले यही आपके हैं, फ्रेडरिक लुडविग जॉन। तो एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि टर्नवेरियन मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी? ये क्वेश्चन 2-3 जगह आया है। नहीं आ रही है सर। क्या नहीं आ रही है? किसी और को कोई समस्या हो रही है क्या? नो सर। नो सर, आवाज सही आ रही है। नहीं सर, ठीक है। हो सकता है आपका नेटवर्क वीक हो, इस वजह से दिक्कत हो रही हो। चलिए, तो इसमें आपको याद रखना है टर्नवेरियन पूछा जाता है, पूछा भी गया है टर्नवेरियन आंदोलन की शुरुआत किसने की?
तो मैं बताना चाहता हूं कैसे इसको याद रखना है। टर्वेरियन यहाँ पे न आ रहा है, एन आ रहा है, वैसे ही जॉन में भी न आ रहा है लास्ट में। तो इस तरीके से एक छोटा सा ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे नाम है ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप अपने माइंड में बस एक बार सेट कर लो कि टर्वेरियन जब आएगा वर्ड तो एन लास्ट में टर्वेरियन में भी है, और जो राइटर होगा मतलब जिसके द्वारा किया गया है ये खोज, उसके भी नाम में लास्ट में एन आएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है टर्नवेरियन आंदोलन में क्या था सर? टर्वेरियन मूवमेंट में आंदोलन में ये था कि जैसे ये क्या करना चाहते थे, ये कहना चाहते थे कि स्पोर्ट्स कंपलसरी किया जाए। ठीक है, चीजों को चेंज किया जाए, जो मानसिकता है लोगों की सिर्फ एक चीज पर ना रहे। इसी बात का इन्होंने विरोध किया था कि सिर्फ पढ़ाई ही सभी चीज नहीं है, तो इस वजह से इनको जेल भी जाना पड़ा था। जी सर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। जॉन क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गट्समथ, इनका नाम आपने बहुत सुना होगा, खाली गट्समथ करके इनका नाम आता है, गट्समथ। ठीक है, ये पितामह कहे जाते हैं, ग्रैंड फादर ऑफ जर्मन जिम्नास्ट। जर्मनी में जिम्नास्टिक के ग्रैंड फादर कहे जाते हैं कौन? जॉन क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गट्समथ। गट्समथ ने किताबें भी देखिए लिखी थी, उन किताबों में इन्होंने खेल के बारे में भी और कुछ चीजों के बारे में बताया था। उस किताब का कुछ पेज का कुछ साक्ष्य देखिए, आपको मैं सामने स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, आप चाहे तो अपने स्क्रीन पर जूम करके देख सकते हैं, है ना। इनकी जो किताब थी, दो किताबें इनकी फेमस हुई थी, जिम्नास्टिक फॉर द यंग और गेम्स। ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है साल्जमैन। साल्जमैन ने सनेत फाल एजुकेशन, ये देखिए ये सेंटर है, एजुकेशन सेंटर है, और यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी के लिए इन्होंने सारा करवाया था। तो सनेत फाल एजुकेशन संस्था की जो स्थापना थी वो साल्जमैन ने स्टार्ट की थी जर्मनी में। एडोल्फ स्पीज, डॉक्टर कार्ल डायम, इन सब का नाम याद रखिएगा। ये सारे आपके नाम जुड़े हुए हैं जर्मनी से, क्योंकि आप देखे होंगे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है मैच द कॉलम में। मैच द कॉलम में क्या कहता है कि ये डॉक्टर कार्ल डायम किस देश के या किस देश से संबंधित है ना, तो ये पता होना चाहिए। अब डॉक्टर कार्ल डायम कौन है बता दूं मैं इनके बारे में। इन्होंने ही 1936 में जो बर्लिन में ओलंपिक हुआ था जर्मनी में, ठीक है, उस समय कौन था जर्मनी का हेड? हिटलर। हाँ, ये हिटलर ने ही, मतलब ये हिटलर के समय में ही उन्होंने ही इसका आयोजन करवाया था बर्लिन में। तो इसके जो आयोजक सचिव थे, जो सेक्रेटरी थे उस ओलंपिक के आयोजन सचिव, वो आपके डॉक्टर कार्ल डायम थे। ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्वीडन। स्वीडन में भी बहुत पॉपुलर हुआ था फिजिकल एजुकेशन और बहुत डेवलपमेंट भी हुआ वहां पर। तो दो लोगों ने मिलकर किया था, पन हेनरिक लिंग और जालमर लिंग। दोनों ये आपका मतलब पिताजी थे और उनके बेटे थे। ठीक है, तो इन दोनों ने क्या किया था? पर हेनरिक लिंग ने सबसे पहले बता दूं आपको, जो मसाज की उत्पत्ति है, प्राचीन मसाज की जो उत्पत्ति है, स्वीडन मसाज, स्वीडिश मसाज बहुत फेमस है, उसकी उत्पत्ति का श्रेय जाता है पर हेनरिक लिंग को। ठीक है, और पर हेनरिक लिंग ने क्या किया, इन्होंने देखिए उस समय मैंने बोला था ना कि फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एक्टिविटी अभी बोला जाता है, लेकिन उस समय फिजिकल एजुकेशन का नाम था ही नहीं। तो इन्होंने उसको क्या नाम दिया था उस समय? सबसे पहले कौन सा नाम आया था? पहले दिन मैंने पढ़ाया था कि फिजिकल एजुकेशन का पहला नाम क्या था? पहले फिजिकल एजुकेशन को जिम्नास्ट के नाम से जानते हैं। जिम्नास्टिक नहीं, ओनली जिम्नास्ट या जिम्नास्टिक्स। ठीक है, तो अब देखिए, अच्छा जिम्नास्ट का पूरा नाम बताएंगे कहां से आया? ये वर्ड कहां से आया? ये वर्ड भी आपका एथेंस से आया हुआ, मतलब ग्रीक से आया हुआ है, ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड जिम्नेजियम है, ग्रीक वर्ड जिम्नेजियम है। और इसी से ही आपने देखा होगा कि हेल्थ जिम और जिम सेंटर का नाम पढ़ते खाली जिम लिखा होता है, जिम लिखा होता है शॉर्ट में, उसका पूरा नाम जिम्नेजियम होता है। जिम्नेजियम मतलब एक व्यायामशाला,
उसका नाम जिम्नेजियम है, ठीक है, ग्रीक में। किसी से पूछ दीजिए, आप किसी भी जिम वाले से पूछ दीजिए कि पूरा नाम जिम का क्या होता है, कोई नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि ये पढ़ाई तो करते ही नहीं ना, ये पढ़ाई करके जाते हैं क्या कोई जिम वाले? कुछ नहीं जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने बोला था कि फिजिकल एक्टिविटी 4 प्रकार से लोग करते हैं। एजुकेशनल, एक सीखने के उद्देश्य से। मिलिट्री, मतलब कि सैनिक को बलशाली बनाने के पर्पज से। मेडिकल, अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के पर्पज से भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। और तीसरा एस्थेटिक और आर्टिस्टिक। इसका मतलब, एस्थेटिक का मतलब है कि अपने सौंदर्य को ठीक करने के लिए। देखिए उन्होंने उसी समय ये बात बता दी कि जो फिजिकल एक्टिविटी है और फिजिकल एजुकेशन है उसको हम लोग 4 तरह से यूज कर सकते हैं। एक, शिक्षा के पर्पज से, सैनिक को मजबूत बनाने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, और स्मार्ट और दुबला पतला अच्छी बॉडी दिखने के लिए, एथलेटिक बॉडी दिखने के लिए, है ना। इन्होंने उसी से, और आज के जमाने में भी यही हो रहा है। फिजिकल एजुकेशन को पहले लोग क्या समझते थे कि ओनली फॉर मिलिट्री, वो ये समझते थे कि ये पहले मिलिट्री के लिए खाली होता है। धीरे धीरे मिलिट्री से लोगों के बीच में आया, फिर स्वास्थ्य सुधारक के रूप में यूज होने लगा, फिर स्वास्थ्य सुधारक से एजिंग, अपने एज को छुपाने के पर्पज से यूज होने लगा। इस तरीके से फिजिकल एजुकेशन और को बहुत तरह से, खेलों को बहुत तरह से इस्तेमाल, अलग अलग पर्पज से इस्तेमाल किया जाने लगा है इस समय। पर हेनरिक लिंग ने रॉयल जिम्नास्टिक सेंटर खोला था। अच्छा, एक चीज बता दूं इनके बारे में कि पर हेनरिक लिंग के बारे में 2 चीज आपको याद रखनी है कि इनकी बरसी पर एक बार 1939 में लिंगयार्ड मनाया गया था। पहली बार 1939 में, दूसरी बार 10 साल बाद 1949 में स्वीडन में ही लिंगयार्ड मनाया गया था। और इन्होंने स्टॉकहोम में, और इसमें क्या हुआ था, इन्होंने सारे देशों को आमंत्रण भेजा था कि आपके यहाँ जो फिजिकल कल्चर है या फिजिकल एक्टिविटी जिस तरह से कराई जाती है, तो व्यायाम कराए जाते हैं आपके यहाँ स्वस्थ रहने के लिए, तो आप आइए और अपने अपने उसका प्रदर्शन करिए, डेमोन्स्ट्रेशन करिए। तो 1949 यानी दूसरे वाले जब वो हुआ था लिंगयार्ड, तो उसमें HBPM के द्वारा, हनुमान व्यायाम प्रसारक, HBPM के द्वारा, ठीक है, अमरावती में टीम ने भारतीय, तो इन्होंने भेजा था। और भारतीय जो फिजिकल एक्टिविटी है जैसे मलखम, ये प्योरली क्या है, इंडियन है। मुगदड़, मुगदड़ को हम इंग्लिश में कहते हैं इंडियन क्लब्स। वो देखे होंगे ऐसे मुगदड़ से फेरते हुए, पीछे से पीठ के लाते हुए आगे करते हैं, पहलवान लोग ज्यादा करते हैं अखाड़ा में, है ना। इंडियन क्लब्स कहते हैं, जोड़ी गादा बोलते हैं सर। ठीक है। तो ये काम उन्होंने वहां पर प्रदर्शन किया था। तो ये एक बार पूछा गया कि लिंगयार्ड कब कैसे मनाया गया और भारत की तरफ से कौन गया था, तो मे भी इसको याद रखिएगा। आगे बात करते हैं जालमर लिंग। जालमर लिंग के बारे में हमको याद रखना है कि इसने 2000 जिम्नास्टिक करते हुए गतिविधियों का स्केच बनाया था, ठीक है। और इसने ही सबसे पहले ड्रिल्स का नाम यूज किया था, ड्रिल, ठीक है, ड्रिल्स बोला था इसने। जालमर लिंग शिक्षा व्यायाम को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल करवाया था स्वीडन के। उसने बोला था कि शिक्षा में भी शामिल होना चाहिए था, होना चाहिए। इस तरीके से इसका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है डेनमार्क, और ये बस लास्ट है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे कि पुराने क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे गए हैं इस टॉपिक से, ठीक है। तो डेनमार्क वाला थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। डेनमार्क में जो आए थे महान व्यक्तित्व जिन्होंने सारी शिक्षा की, ठीक है, विकास किया था, उनका नाम है फ्रेंच नेस्गाल, फ्रेंच नेस्गाल, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। इन्होंने कैम्पटन मॉन्स्टर राइफल क्लब की स्थापना कौन किया था, तो कैम्पटन मॉन्स्टर ने किया था, ये पूछा जाता है। और बहुत ज्यादा इसमें आपको ध्यान नहीं देना है, बस 1-2 चीजों पर ध्यान देना है। इसी में ही आपके नील्स बक आए थे, ठीक है। इसी काल में ही एक और बहुत अच्छे फिजिकल एजुकेटर जिनका नाम है नील्स बक, वो भी आपके इसी काल में आए हुए थे, मतलब इसी कंट्री के
फिजिकल एजुकेशन को डेवलपमेंट में इनका नाम आता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं ओनली फॉर द, मैं अभी आपको ये बता रहा हूं, ये वाले क्वेश्चंस कौन से, जो हिस्ट्री, फॉरेन हिस्ट्री से, मतलब अलग अलग देशों से पूछे गए हिस्ट्री में। इसके बाद मैं अभी इंडिया की हिस्ट्री अलग पढ़ाऊंगा आपको, वो थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो शुरू करते हैं वो हमारा है सबसे पहला क्वेश्चन, जर्मनी के महान शारीरिक शिक्षाविद जॉन बनान बेस्डो ने जिस स्कूल की स्थापना की थी उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा, फिलेंथ्रोपियम। ठीक है, 2005 के यूपीटीजीटी में पूछा गया था। नेक्स्ट हमारा है मड बाथ, कीचड़ स्नान का प्रचलन किस काल में माना गया है? एथेंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। नीचे आपका विच, मतलब कौन से प्राचीन देश में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ खेलों में सुनहरा युग महसूस किया? तो आपका क्या है? ग्रीक है। ग्रीक में आया था ना स्वर्ण युग, गोल्डन एज, मैंने बताया था अभी आप, गोल्डन पीरियड। तो ग्रीस में महसूस किया, क्योंकि ये आया था। ये पीजीटी का क्वेश्चन पूछा हुआ है 2015 का, यूपी पीजीटी। नेक्स्ट है पैलेस्ट्रा वाज फेमस इन एंशिएंट ग्रीक। पैलेस्ट्रा बहुत फेमस था एंशिएंट ग्रीक में, किस लिए फेमस था? संगीत विश्वविद्यालय था, स्टेडियम था, कुश्ती का स्कूल था, या स्विमिंग पूल था? कुश्ती ऑप्शन है, कुश्ती का। अ हेल्दी माइंड इज सेट इन हेल्दी बॉडी। अरस्तु। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आइए आगे बात करेंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीस वाज, जो ग्रीस के लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या था? अच्छे खिलाड़ी तैयार करना, अच्छे योद्धा तैयार करना, अच्छे नागरिक, या अच्छे विद्वान? बी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, टू प्रोड्यूस वॉरियर्स। ठीक है, नेक्स्ट है टर्वेरियन मूवमेंट की स्थापना किसने की थी? जॉन। एन आया, यहाँ भी एन आया, तो इस तरह से आप पकड़ सकते हैं क्योंकि कंफ्यूजन हुआ था। आगे, द ऑथर ऑफ द ग्रेट टेक्स्ट इलियड एंड ओडेसी किसने लिखी थी? होमर ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा अगला, देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। फ्रेडरिक गट्समथ, यहाँ पे दिया हुआ है कुछ इसकी किताबों के नाम, और यहाँ पर दिया हुआ है उनके लेखक के नाम। फ्रेडरिक गट्समथ, तो आपको पता है, मैंने बताया था उन्होंने 2 किताबें लिखी थी, कौन कौन सी? जिम्नास्टिक फॉर द यंग। तो ए का तीसरा, तो ए का तीसरा आप देख लीजिए कहाँ पे आ रहा है। तो ये आपको 2 ऑप्शन मिला। दूसरा पूछ रहा है फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने कौन सा बोला? जर्मन जिम्नास्ट। बी का पहला, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो गया। समझ गए कैसे? ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन का सेटिंग थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। सेटिंग मतलब कि ऊपर नीचे हो गया ये टाइपिंग। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम ठीक कर देंगे अभी। ठीक है, कोई बात नहीं है ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इसको करने से पहले सेटिंग बाद में हो जाएगी। ये देखिए, मैच द कॉलम बोला है यहाँ पर, और क्या क्वेश्चन पूछ रहा है हमारे से? क्वेश्चन पूछ रहा है अ जॉन बनान बेस्डो को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ जिम्नास्टिक इन जर्मन।
या फिर फिलोथ्रोपियम की स्थापना इन्होंने की थी, या टर्वेरियन मूवमेंट का, या लिंगियार्ड का? बताइए। फिलोथ्रोपियम। तो ए का दूसरा हो जाएगा। अब देखिए ए का दूसरा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, शायद कहीं गलत है। ठीक है, ए का दूसरा होना चाहिए था। इस तरीके से हम और लगा लेते हैं। ये टर्वेरियन मूवमेंट, बी का तीसरा। ठीक है, ए का दूसरा यहाँ देना चाहिए था, इसी में कहीं होना चाहिए था, गलती किया हुआ है, कोई बात नहीं है, ऑप्शन सही नहीं, यहाँ पे टाइप हमको लग रहा मिस्टेक है। तो आपने देख लिया इस तरीके से हेनरिक लिंग के याद में क्या बनाया जाता था, लिंगियार्ड। तो डी का हमारा क्या हो जाएगा, चौथा। तो इसके मतलब है कि ए वाला ऑप्शन सही होना चाहिए था, और यहाँ पर एक होना सर चाहिए। जी इसके सर पहले वाले का तो फादर्स ऑफ जिम्नास्टिक जर्मनी ही होगा ना सर? नहीं नहीं, मेरे बात समझिए। यहाँ पर हमको लग रहा है यही प्रॉब्लम है थोड़ा सा, ये फादर ऑफ जर्मन जिम्नास्ट नहीं है, क्योंकि आप देखिए मेरी बात सुनिए, ये मैंने जर्मन जिम्नास्ट का फादर नहीं बताया था, मैंने सर जी बोला था मॉडर्न फादर थे ना, मॉडर्न जिम्नास्टिक मॉडर्न के। फिजिकल एजुकेशन के फादर थे जी, फिजिकल एजुकेशन के फादर थे। मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन के फादर थे। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होता है। ये आपका यूजीसी नेट 2017 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आज इतना ही, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हैं मेरे पास, लेकिन वो इससे संबंधित नहीं है, वो इंडियन हिस्ट्री संबंधित है। तो इंडियन हिस्ट्री हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे और वहां पर समझेंगे, ठीक है। आप सभी को बताना चाहता हूं कि अभी जो हमारा नया बैच शुरू हुआ है, ठीक है, इसके लिए जल्द से जल्द आप लोग कर लीजिए, नहीं तो फिर यही बैच जब आगे निकल जाएगा, फिर आप कहेंगे 2 चैप्टर खत्म हो जाएगा, 1 चैप्टर, तो फिर सर कहेंगे क्या होता है कि सर नया बैच शुरू करिए, नया बैच शुरू करिए। तो यही दिक्कत होती है। अगर आपको बिहार या कोई भी जो आप टारगेट कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम, देखिए अपकमिंग एग्जाम आपके कौन कौन से हैं। एक तो पहले बिहार वाला हो गया, यूपी टीजीटी भी लाइन में लगा हुआ है, मे बी पर खाली जो शिक्षा चयन आयोग है उसका ठीक से वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, इस वजह से ये वैकेंसी रुकी हुई है। जैसे ही शिक्षा चयन आयोग उत्तर प्रदेश की बन जाएगी, ये वैकेंसी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। मे बी कोशिश मैं कह रहा हूँ कि नवंबर दिसंबर तक मे बी काम होगा, क्योंकि चुनाव आने वाला है और लोकसभा का चुनाव है, तो सभी जगहों पे रुके हुए काम तेजी से होंगे। अभी इसी चक्कर में शिक्षा चयन आयोग नहीं बना है, इसी चक्कर में यूपीएलटी का भी जो वैकेंसी है वो रुकी हुई है, ठीक है। अब DSSB की जो वैकेंसी थी उसमें भी रुका हुआ कारण क्या है कि इसमें कुछ इसके नोटिफिकेशन में कुछ ऐसी चीजों से लोग कोर्ट चले गए हैं, जिस वजह से इसको होना चाहिए था अक्टूबर नवंबर में, लेकिन नहीं हो पाएगा। DSSB कोर्ट के चीजों से फंसा हुआ है। एक आपका है वैकेंसी और EMRS, इसमें भी आवेदन के समय दिक्कत हुआ था, लेकिन ये क्लियर हो चुका है। EMRS जल्दी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, मतलब 3 महीना सर उत्तराखंड एलटी भी आया है क्या? अभी हाँ, उत्तराखंड एलटी में हम लोग नहीं, मतलब जो यूपी और अदर स्टेट के वो एकदम नहीं भर सकते हैं, क्योंकि आपका डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है, डोमिसाइल होना चाहिए आपका उत्तराखंड का ही। यूपीएलटी आएगा, अभी आया नहीं है, आएगा, मतलब नोटिफिकेशन आ चुका है, मतलब कि ये वैकेंसी आने वाली है, वो पहले से उन्होंने एक लेटर जारी कर दिया है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से ये 4-5 वैकेंसियां अपकमिंग है जो आपको प्रिपरेशन करना है। और एक बात मान के चलिए कि जो मैं आपको प्रिपरेशन करा रहा हूं, ये कोई पार्टिकुलर किसी एक एग्जाम के लिए नहीं कराता हूं मैं, इसमें आपका सारे एग्जाम्स। और आपको चीज और पता चलूं कि नवोदय विद्यालय की वैकेंसी भी आने वाली है फिर से। इस बार जो था, इस बार नवोदय विद्यालय में भी बढ़िया वैकेंसी आएगी, तकरीबन 300 के आसपास पोस्ट आएंगे, 250 से 300 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा नवोदय में, ओनली फॉर फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। और ये आपको मुझे लग रहा है 24 में आ जाएगी वैकेंसी है, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, आपके पास चांस है। और एक बात जान लीजिए कि चुनाव तक अगर आप, मतलब जो भी वैकेंसी क्लियर होती है, अगर आप ये नहीं ले पाते हैं तो चुनाव से पहले आपको ये सब वैकेंसियां देखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ पर सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं तो याद रखिएगा
कि अगर सेम गवर्नमेंट है, अगर इन्हें 2024 में जीता तो फिर आपको आगे 5 साल तक नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं और इनका एनालाइज करते हुए मैं ये आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ी सी वैकेंसी आपको कम मिलेगी, तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि आप तैयारी पे जुट जाइए और लगातार मेहनत करिए, एकदम रुकिए मत और करते रहिए। थोड़ा सा चीजों को मैनेज करना सीखिए, समय देना सीखिए। जब तक आप टाइम नहीं देंगे, वैकेंसी आपसे समय मांगता है। ठीक है, और आपको एक बात और बता दूं कि अगले, ठीक है, कि जिसको भी ये, अगर मान लीजिए ये बुक्स लेने हैं, ये सारी चीजें लेनी है, तो मैं बार बार बोलता हूं कि ये बुक्स के लिए आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली बुक को परचेस कर सकते हैं। मैं आपको 20% डिस्काउंट दूंगा प्रिंट से, ठीक है, बुक की प्रिंट से। दूसरी चीज है कि ये जो बैच है, फाइनली आज ये डेमो क्लास खत्म हो गया, अब आपको बैच पेड पे लेना होगा।